बच्चों फटाफट रिवीजन सीरीज में आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे हम एक ही वीडियो में। यहाँ हम इसको फॉर्मूला शीट की हेल्प से रिवाइज करेंगे। इससे हमारे सारे फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे, सब डेरिवेशन भी रिवाइज करेंगे हम, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो इस तरह से हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। आपको इस चैप्टर के नोट्स, फॉर्मूला शीट, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन, कुछ टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन, सभी की वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचने में हेल्प मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जैसा कि आप देख रहे हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो चार्ज पर यूनिट टाइम हम ऐसे बोल देते हैं कि यही इलेक्ट्रिक करंट है। पर बच्चों एक्चुअल में किसी कंडक्टर के, जैसे ये कोई हमने कंडक्टिंग वायर लिया हुआ है, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में पास होने वाला अमाउंट ऑफ चार्ज वही इलेक्ट्रिक करंट होता है। अगर टी को हम यहाँ पर 1 रख देते हैं तो I इज इक्वल टू क्यू, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एन क्रॉस सेक्शन। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से ये यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे पास हो रहे हैं। अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस हो रहे हैं तो Q की वैल्यू हो गई Ne। तो हम इसको Ne अपॉन टी भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू Ne अपॉन टी। लेकिन ये किसी एक क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला चार्ज है। अगर पूरे कंडक्टर के लिए देखेंगे तो हम इस कंडक्टर की लेंथ L और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया A इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Ne इंटू AL। बच्चों करंट की यूनिट SI यूनिट है एम्पियर। वैसे स्मॉल करंट है तो मिली एम्पियर में और माइक्रो एम्पियर में, इनमें भी मेजर किया जाता है। माइक्रो एम्पियर अगर आपको कहीं करंट दिया होगा माइक्रो एम्पियर में, तो हम उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करके। मिली एम्पियर है तो 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ऐसे लिखेंगे हम SI यूनिट में। चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है, आपको पता ही होगा। बच्चों करंट हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, कभी वेरिंग करंट भी होता है। तो अगर करंट चेंज हो रहा है तो किसी एक इंस्टेंट पर जो करंट की वैल्यू है उसको हम इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। करंट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। और यहाँ जब भी इंस्टेंट की बात आती है बच्चों तो हम कैलकुलस की हेल्प लेते हैं, हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। ऐसे में जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वो क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, इसकी हेल्प से अगर हमको करंट फाइंड करना है तो हमें Q कुछ इस तरीके से दिया रहेगा। सपोज Q की वैल्यू हमें दी हुई है 3t² प्लस 4t, कुछ ऐसे दिया हुआ है और हमको I फाइंड करना है कि करंट कितना है। तो हम dq बाय dt से इसको किसी इंस्टेंट पर फाइंड कर सकते हैं, जो भी हमें t की वैल्यू दी रहेगी उस पर। पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट करके ये आ जाएगा 6t प्लस 4। I की ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्वेश्चन में कोई वैल्यू दी रहेगी t की कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस करंट एट t इज इक्वल टू सपोज 2 सेकेंड दे दिया, तो t इज इक्वल टू 2 दे दिया है तो हम यहाँ पर t की वैल्यू 2 रख देंगे। ये आ गया 16 एम्पियर, ये आंसर आ गया। तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस करंट और हमको Q की वैल्यू कुछ ऐसे दी रहती है, तो हम इस तरह से डिफरेंशिएट करके किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसी को बच्चों हम ऐसे भी लिख लेते हैं Q इज इक्वल टू आई डी टी। यहाँ पर अब हम इंटीग्रेशन से फाइंड कर रहे हैं, मीन्स हमको कुछ I की वैल्यू दी रहेगी ऐसे ही T की टर्म में, तो इंटीग्रेट करके हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। तो ये तो हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। अब है ओम्स लॉ। बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करंट इन द सर्किट। किसी सर्किट का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही उसमें करंट फ्लो होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम यहाँ पे इसको V इज इक्वल टू आई आर, एक कांस्टेंट R ले लेते हैं। R इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये R की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। ओम्स लॉ का ग्राफ हम VI ग्राफ बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ग्राफ इस तरीके से आता है, ठीक है। अब ये जो R है ये क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। R इज इक्वल टू V अपॉन I। आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू किसकी है, V की, और ये वाली वैल्यू किसकी है, I की। तो V अपॉन I ये क्या हो गया, यहाँ पे थीटा से हम देखते हैं तो ये tan थीटा हो गया।
तो r इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन आई। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें कोई वी आई या आई वी ग्राफ दे दिया, सपोज ये वी आई ग्राफ है और इस ग्राफ में हमें रेजिस्टेंस दो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए दे दिया कि यहाँ पर ये है कोई मटेरियल ए, ये है कोई मटेरियल बी, उनके लिए रेजिस्टेंस के ग्राफ इस तरीके से आ रहे हैं। तो आपको बताना है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है या और किसका टेम्परेचर ज्यादा है। बच्चों जब ये ग्राफ किसी मेटल के लिए होते हैं, कंडक्टर के लिए होते हैं, तो जिसका वी आई का स्लोप ज्यादा होगा उसका उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जिसके लिए थीटा की वैल्यू ज्यादा वी आई ग्राफ में, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो यहाँ पर हम इसको अगर थीटा ए लिख देते हैं और इस वाले को हम थीटा बी लिख देते हैं, तो आप देख रहे हैं कि बी के लिए थीटा की वैल्यू ज्यादा है, तो मीन्स बी के लिए रेजिस्टेंस V अपॉन आई की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका बी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटल्स के लिए। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो यहाँ टी ए इज लेस देन टी बी। तो अगर दो मटेरियल के वायर्स लिए हुए हैं और इस तरीके के ग्राफ यहाँ ए और बी दिखाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब वायर बी का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा और टेम्परेचर भी। अब देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। करंट को जो अपोज करता है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट को अपोज करना। तो हम इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं? ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों, ये डिपेंड करता है कंडक्टर की लेंथ पे डायरेक्टली। अगर कोई वायर है एल लेंथ का, तो जितनी उसकी लेंथ ज्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, मींस जितना एरिया ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। इन दोनों को ही हम कंबाइन करके लिखते हैं तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए आ जाता है। अब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा लेते हैं। उस कांस्टेंट को ही बोला जाता है रेजिस्टिविटी। ये जो इस फॉर्मूले में हमको ये रो दिख रहा है, ये रो क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बच्चों ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा अपोज करेगा करंट को। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में जो डिफरेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली, पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया से इंडिपेंडेंट है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो कोई मटेरियल, किसी भी मटेरियल का वायर लें, चाहे हम 1 मीटर लेंथ का लें या 1 सेंटीमीटर लेंथ का, रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी क्योंकि ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन हाँ, टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टिविटी पर, लेकिन लेंथ कम या ज्यादा करने से, एरिया कम या ज्यादा करने से रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता। चेंज आता है रेजिस्टेंस में। मीन्स अगर हम किसी वायर को फोल्ड कर दें, जैसे ये हमारे पास ये वायर दिया हुआ है 2 मीटर लेंथ का, सपोज ऐसे फोल्ड कर दिया इस वायर को, तो अब इसकी जो लेंथ है वायर की वो कितनी हो गई? 1 मीटर। पहले इसका एरिया सपोज क्रॉस सेक्शन का ए था, अब कितना हो गया? 2a। इस तरह के क्वेश्चन के लिए बच्चों हम यहाँ पे ये रिलेशन ऐसे यूज कर लेंगे। तो इस रिलेशन से हम देख रहे हैं कि L और A के साथ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। ये एक हम रिलेशन याद रखेंगे कि किसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, वायर को बेंड कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम इस तरह के कोई भी क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने बोला कि वायर की लेंथ हाफ कर दी है और एरिया डबल कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो R1 अपॉन R2, वायर की लेंथ सपोज पहले L थी, उसको हाफ कर दिया, कितना कर दिया हाफ करके? L/2। एरिया, एरिया पहले A था, उसको डबल कर दिया, 2a कर दिया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं A से A कैंसल, L से L, और ये 2 भी ऊपर पहुंच जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब R2 इज इक्वल टू आ जाएगा R1/4। ठीक है, तो मीन्स नया रेजिस्टेंस पहले का 1/4 रह जाएगा अगर इस तरीके का चेंज करेंगे। व्हेन द शेप ऑफ वायर इज चेंज्ड, बच्चों अगर वायर की शेप चेंज कर दी जाती है तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो हमने भी ऊपर यही प्रॉपर्टी यूज की थी ना कि एरिया और लेंथ इनका प्रोडक्ट सेम ही रहेगा क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर वायर को काट देते हैं, जैसे यहाँ से इसको काट दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया,
तो तब हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तब हम बस यही देखेंगे R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 इंटू A2/A1। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या है बच्चों? करंट पर यूनिट एरिया। तो किसी भी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट पास हो रहा है वो उसकी करंट डेंसिटी है। इसको स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है I इज इक्वल टू J डॉट A। तो J क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और यहाँ एरिया के साथ इसका स्केलर प्रोडक्ट लिया जाता है। यूनिट क्या हो गई इसकी? एम्पियर मीटर इनवर्स। नेक्स्ट, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बच्चों ऊपर जो हमने पढ़ा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और R इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये है ओम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म हम डिराइव करेंगे यहाँ पर, और अक्सर ये पूछ भी ली जाती है। तो हम इधर नोट्स में देखते हैं, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है बच्चों ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का। तो वेक्टर फॉर्म फाइंड करने के लिए बच्चों हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ले लेंगे, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जस्ट अभी हमने पढ़ा ही है। अब हम दोनों साइड I से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस फॉर्मूले में, इधर भी और इधर भी। I से मल्टीप्लाई किया तो आई आर क्या बन गया? ये बन गया V। और ये जो दूसरी साइड L है इसको हम V के अपॉन में ले आए, तो V अपॉन L इज इक्वल टू J इंटू रो, ये रह गया। अब ये J कहाँ से आया बच्चों? ये I अपॉन A, I अपॉन A ये बन गया J। तो इस तरह से V अपॉन L इज इक्वल टू J रो आ गया। अब हमें पता है V अपॉन L होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा dV/dL इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर V अपॉन L को E रख दिया, इधर J रो। और अब हम ऐसा करते हैं कि रो को ले जाते हैं दूसरी साइड, तो 1 अपॉन रो क्या हो जाता है बच्चों? कंडक्टिविटी। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो ये दूसरी साइड जाके ये जो E अपॉन रो हो गया, यहाँ पर J इज इक्वल टू E अपॉन रो, और 1 अपॉन रो को क्या लिख लिया? सिग्मा। तो इस तरह से हमने J पर भी वेक्टर लगा दिया और E पर भी, क्योंकि J क्या है? करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से ये वेक्टर फॉर्म आ जाती है ओम्स लॉ की। ठीक है बच्चों, तो ये थी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब आगे देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जनरली पूछ ही लिया जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है इसको और समझ लेते हैं, इधर नोट्स से ही समझ लेंगे, हम इसका डेरिवेशन भी कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है बच्चों? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक कंडक्टर लिया हुआ है, तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रैंडमली मूव करते रहते हैं कहीं भी, जैसे इधर 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 कहीं पर भी मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ से चले, यहाँ पर सपोज कोई एक इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ किसी आयन से या फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हो गया, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ फिर ऐसे ही कोलिजन हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, क्योंकि ऐसे ही रैंडमली मूव कर रहे हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि किसी एक पाथ पर ऐसे जा रहा था इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है इसको प्लस चार्ज की तरफ, प्लस टर्मिनल की तरफ एक ड्रिफ्ट मिलता है और फिर ये इस पाथ पे आ जाता है। मीन्स इतना ये ड्रिफ्ट हो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यहाँ जाता लेकिन ये इधर आ गया। इसी तरीके से सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होने लगते हैं। तो जो एवरेज वेलोसिटी है इनकी विद विच दे आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको समझ में आ गई क्या है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक्सेलरेट होते हैं। तो अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, काफी इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन भी। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका डेरिवेशन। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज थर्मल वेलोसिटी यू एवरेज इज इक्वल टू 0। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब एवरेज वेलोसिटी 0 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं जैसे ही, तो इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन आ जाता है, वो एक्सेलरेट होने लगते हैं। A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन F अपॉन M, F इज इक्वल टू एम ए से, तो A इज इक्वल टू आ गया, F की वैल्यू रख दी हमने QE से EE। Q क्या है ये?
चार्ज है और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, इसलिए Q की जगह हमने E रख दिया। तो A इज इक्वल टू E/m, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को रख देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी है जिससे वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो v को हमने वी डी रख दिया। u एवरेज इनिशियली जो थर्मल वेलोसिटी है ये वो है। तो हमने देखा कि ये वैल्यू तो जीरो होती है, तो हमने यू एवरेज को जीरो रख दिया, ए की वैल्यू E/m रख दी, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इससे हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये रिलेशन आ जाता है। इसकी वेक्टर फॉर्म में बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ एक माइनस साइन भी है। माइनस साइन क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है ना, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रॉन्स इससे अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ड्रिफ्ट होते हैं, इसलिए ये नेगेटिव साइन आता है। तो ये हो गया बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन। ये जो हमने यहाँ पर टॉ लिखा हुआ है, तो ये रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। उसके बाद है बच्चों रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। रिलेशन बिटवीन वी डी एंड आई, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन तो बहुत छोटा सा, हम इसका डेरिवेशन कर लेंगे। हमें पता है आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, और क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एन ई। पूरे कंडक्टर के लिए एल लेंथ का कंडक्टर, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसका, उसके लिए हम क्यू की वैल्यू एन ई इंटू ए एल लेते हैं। ये बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में ही देखा था फर्स्ट फॉर्मूले में ही। और यहाँ इस टी को हम लिख देते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? किसी कंडक्टर में बच्चों जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। इसकी लेंथ हमने मान ली कि इस कंडक्टर की लेंथ है L और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A। तो यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स? L, और कितनी स्पीड से ड्रिफ्ट हो रहे हैं वो? v d स्पीड से। तो I इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाता है? आप देखिए L से L तो कैंसिल हो गया, v d ऊपर आ गया, तो N E ऐसे ही, ये A ऐसे ही, v d और ऊपर आ गया, तो I इज इक्वल टू N E v d। बस इतना सा रिलेशन है। तो बच्चों अब नेक्स्ट हम मोबिलिटी पर ही आ गए हैं। तो मोबिलिटी क्या है? यहाँ से हम देख सकते हैं मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अलग अलग मटेरियल्स को बच्चों अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी उसी की मोबिलिटी ज्यादा होगी। मींस वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा और उतना ही यूजफुल रहेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पर वी डी की वैल्यू रख के हमको ये दूसरा रिलेशन भी मिल जाता है। म्यू इज इक्वल टू ई ई अपॉन एम इंटू टॉ, और यहाँ अपॉन में ई है ही, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ई से ई कैंसिल हो गया, तो ई टॉ अपॉन एम आ गया। मोबिलिटी की यूनिट मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। कई तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको न्यूटन की टर्म में भी लिख सकते हैं और हम वोल्ट की टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे वोल्ट, ये तो हो गया मीटर सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर E को हमने लिख लिया V अपॉन एल, तो V की यूनिट वोल्ट और अपॉन में L ऊपर चला गया तो वो एक और मीटर आ गया। तो इस तरह से ये आ जाती है मीटर 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 स्क्वायर, और ये वोल्ट ऊपर आया वोल्ट इनवर्स, और ये सेकेंड इनवर्स है ही। तो इस फॉर्मूले से हमने ये यूनिट निकाल ली। नेक्स्ट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। बच्चों हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया दोनों पे डिपेंड करता है, पर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। तो उसके लिए ये रिलेशन है हमारे पास। अल्फा है बच्चों ये टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अगर टेम्परेचर को T नॉट से T तक चेंज किया जाए तो रेजिस्टिविटी रो नॉट से रो T हो जाती है। ऐसे हमारे पास अल्फा के लिए ये फॉर्मूला आ जाता है। अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट अल्फा टी। ध्यान रखेंगे कि ये जो अल्फा है बच्चों कंडक्टर्स के लिए, मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव होता है। अलॉय के लिए भी पॉजिटिव होता है पर बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। बच्चों यहाँ पर आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आ ही जाता है। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ। तो यहाँ पे ये ग्राफ देख रहे हैं आप, ये मेटल्स के लिए है, मतलब कोई भी मेटल कंडक्टर उसके लिए। तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आप देखते हैं
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती चली जाती है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए अल्फा नेगेटिव है। यहाँ पर अल्फा ये पॉजिटिव है। ये है अलॉय के लिए ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चों ये कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स देख रहे हैं आप। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। ये रेजिस्टिविटी 1 अपॉन कंडक्टिविटी होती है और कंडक्टिविटी की ये वैल्यू हम ओम्स लॉ की जो हमने वेक्टर फॉर्म ली थी ना वहां से रख लिया है। तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि जो रेजिस्टिविटी है वो इस n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। n क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे करंट उतना ही ज्यादा होगा, मींस रेजिस्टिविटी कम होगी। जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतनी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। अब ज्यादा कोलिजन होने का मतलब है कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे तो इसका मतलब है कि ये टॉ की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो उससे भी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। बच्चों नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। बच्चों ओम्स लॉ कोई ऐसा लॉ नहीं है कि वो हर जगह पर वैलिड हो, उसकी कुछ लिमिटेशंस है। जैसे हमने जब ओम्स लॉ पढ़ा तो उसमें हमने एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये ऐड किया था। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। हाई टेम्परेचर पर जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ओम्स लॉ का वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, कर्व की फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर ये ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस है कि कंडक्टर के लिए ज्यादा टेम्परेचर होता है तो ग्राफ इस तरह से वेरी करने लगता है। ठीक है ना। और ये ग्राफ है सेमीकंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर में फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ है। अब तो आप सब पढ़ चुके होंगे सेमीकंडक्टर यूनिट। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। आईवी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। रिवर्स बाइसिंग में स्ट्रेट लाइन नहीं है, मीन्स यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। ये जो ग्राफ देख रहे हैं बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला ग्राफ भी। ये ग्राफ बच्चों वेरिएशन शो करता है करंट का वोल्टेज के साथ फॉर गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर के लिए है ये भी। तो इस ग्राफ में नेगेटिव रेजिस्टेंस पूछ लिया जाता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ है? तो ये जो बी से सी तक का पोर्शन है बच्चों वो नेगेटिव रेजिस्टेंस का है। तो एमसीक्यूज में या कैसे भी क्वेश्चन ये जनरली आ ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसी भी सर्किट में बच्चों कुछ एनर्जी होती है वो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो उसके लिए ये फॉर्मूले हैं। सब वो फॉर्मूले हैं जो आप ऑलरेडी 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो E इज इक्वल टू पी इंटू टी। पी यहाँ पर पावर है, तो पावर इज इक्वल टू आपने पढ़ाई है रेट ऑफ डूइंग वर्क। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। जस्ट हमने V इज इक्वल टू आई आर यहाँ पर यूज कर लिया। ये एनर्जी के फॉर्मूले हैं, सब में से आप T रिमूव कर देंगे तो यही सारे फॉर्मूले पावर के लिए मिल जाएंगे। ये पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला है, पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू आर। बच्चों अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वैसे अब सिलेबस में है नहीं लेकिन कहीं भी यूज हो सकता है, तो जस्ट हम फॉर्मूले देख लेते हैं। इनके डेरिवेशन नहीं देखेंगे पर हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए कि सीरीज में रेजिस्टेंस इस तरीके से जोड़ते हैं और पैरेलल में रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो पैरेलल में जो ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है और सीरीज में ये बढ़ जाता है। तो जहां हमें करंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है वहां हम कनेक्शन रेजिस्टेंस के पैरेलल में करते हैं, जहां करंट कम करना है वहां पर सीरीज में करते हैं। अब है बच्चों टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। तो बच्चों सेल क्या होता है, उसका ईएमएफ क्या होता है, ये सब हम देख लेते हैं। सेल क्या है बच्चों? एक ऐसा सोर्स जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है और स्टडी करंट फ्लो कराता है किसी सर्किट में। तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब है उसके बाद ये ईएमएफ। ईएमएफ है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल व्हेन सेल इज नॉट इन यूज और व्हेन सर्किट इज ओपन। तो जब किसी सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा होता तो उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ईएमएफ बोलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पर हम ये जो सेल देख रहे हैं, सेल में हमने ये कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज किया हुआ है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस है वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स व्हेन करंट फ्लोज। यहां पर बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। यहाँ पर V होता है टर्मिनल वोल्टेज, E है EMF, I है सर्किट में करंट और ये R है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसी फॉर्मूले में हम ओम्स लॉ यूज कर लेते हैं और यहाँ V की जगह हम आई आर रख देते हैं। अब ये जो R है ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कि किसी सर्किट में सेल के अलावा जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो ये हो गया R, E माइनस आई आर।
इससे हम I की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो I R प्लस R ये एक साथ आ गया ना, आई आर को हम इस साइड ले आए, इधर बचा सिर्फ E, तो I इज इक्वल टू आ गया E अपॉन R प्लस R। तो एक ये फॉर्मूला है। कई बार बच्चों सिर्फ यही चेक करने के लिए दे दिया जाता है कि फॉर्मूला कुछ 3 ऑप्शन में गलत फॉर्मूला लिख देते हैं, एक में सही, और आपको पहचानना होता है कि सही फॉर्मूला क्या है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर R की वैल्यू ही अलग अलग तरीके से लिखी हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लर्न कर लेंगे। अब ये ग्रुपिंग ऑफ सेल के फॉर्मूले ये लर्न कर लेंगे। जिस तरीके से रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, वैसे ही जो सेल हैं उनको भी सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके जो डिजायरेबल वैल्यू है ईएमएफ की या फिर रेजिस्टेंस की, वो ऑब्टेन की जाती है, उसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो जब सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज में बिल्कुल आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस की तरह ही फॉर्मूला है, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और सेम यही R इक्विवेलेंट के लिए है। पैरेलल में भी इस तरीके के रिलेशन आते हैं, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ये 2 सेल्स के लिए है, आगे और जितने भी होंगे तो ऐसे ही आते चले जाएंगे, ठीक है ना। n सेल के लिए यहाँ पर लिखे हुए ना, n सेल के लिए ये कि अगर n सेल लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी n आइडेंटिकल सेल के लिए। इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, ये आपको इस तरह का डायग्राम जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर्स आप देखते होंगे तो उसमें जरूर मिलता होगा। इस डायग्राम में इधर लिखा हुआ है ये वाई एक्सेस पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इधर ये करंट लिखा हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स इन सीरीज, ये दिया रहता है कि 3 सेल सीरीज में लगे हुए हैं। आपको इसमें बताना होता है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ ईच सेल। तो हम ये देख रहे हैं कि 6 वोल्ट के लिए करंट की वैल्यू 0 है, तो ईएमएफ ऑफ ईच सेल, एक सेल के लिए ये ईएमएफ 6 अपॉन टोटल कितने सेल है 3, तो 2 वोल्ट आ जाता है, मतलब एक सेल जो है वो 2 वोल्ट का है। अब नेक्स्ट है बच्चों किरचॉफ रूल। बच्चों जो सिंपल सर्किट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए हमें किरचॉफ रूल्स अप्लाई करने होते हैं। किरचॉफ के 2 रूल्स हैं ये, एक जंक्शन रूल जिसको करंट रूल भी बोलते हैं, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, किसी भी जंक्शन पर इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आप देख रहे हैं I1 I2 इनकमिंग करंट है इस पॉइंट के लिए, तो ये इक्वल होगा आउटगोइंग करंट I के, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो हम इसका एल्जेब्रिक सम ले लेते हैं किसी जंक्शन पे जो भी करंट्स मिल रहे हैं उनका। सेकेंड रूल है ये लूप रूल, इसको वोल्टेज रूल भी बोलते हैं, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। इसके अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज लूप में सिग्मा V इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों आप ये कॉम्प्लेक्स सर्किट देख रहे हैं, इसमें कैसे हम ये वोल्टेज रूल अप्लाई करेंगे, किरचॉफ का सेकेंड रूल, उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले चूज द लूप, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको 3 लूप्स दिख रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में, तो हम कोई एक लूप सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये लूप 1, तो हमने ये 1 लूप सिलेक्ट कर लिया। इसमें करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन है, करंट इस तरीके से जा रहा है, मींस करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने करंट सिलेक्ट कर लिया। अब करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज का ड्रॉप होता है, और करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज को फिर हम नेगेटिव लेते हैं, V मींस IR, इसको नेगेटिव लेते हैं करंट की डायरेक्शन में। फिर बात आती है बैटरी की। बैटरी या तो इस तरह से मिल सकती है, जैसे ऐसे जा रहे हैं हम करंट की डायरेक्शन में, तो पहले या तो पॉजिटिव टर्मिनल पड़े, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले ऐसे जाने पे नेगेटिव टर्मिनल पड़े। तो अगर हम पॉजिटिव से आगे बढ़ रहे हैं नेगेटिव की तरफ, तो भी क्या हो रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो V यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है, तो हम नेगेटिव वैल्यू जो भी यहाँ पे लिखी होगी कि कितने वोल्ट की बैटरी है उसको नेगेटिव में लेंगे। और अगर पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव टर्मिनल पड़ रहा है इसका, तो हम इसे पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि यहाँ V इंक्रीज हो रहा है। लेना क्या है इसमें हमें, सिग्मा V इज इक्वल टू 0, और सिग्मा V मीन्स यहाँ पर भी अलजेब्रिक सम इसी तरीके से लेना होता है। तो यहाँ हम इक्वेशन की हेल्प से समझ सकते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे बच्चों कि कई जगह आपको इसका जस्ट उल्टा मिलेगा, मतलब करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया जाता है और बैटरी में भी साइन उल्टे कर दिए जाते हैं। तो जब इक्वेशन में सारे ही साइन पलट दिए तो भी कोई मिस्टेक नहीं होती है, लेकिन समझने के लिए हमारे लिए ये ठीक रहता है कि वोल्टेज ड्रॉप मतलब नेगेटिव पोटेंशियल। तो अब बच्चों जैसे हमने लूप 1 लिया, लूप 1 में हम आगे बढ़े, सबसे पहले ये पढ़ रहा है यहाँ पे ये 30 ओम,
तो V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ करंट कितना माना हमने I1, तो 30 I1 ये माइनस में ले लिया, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, 45 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये 45 वोल्ट में पहले माइनस आ रहा है फिर प्लस, तो मीन्स ये प्लस में लेंगे, तो ये हमने प्लस 45 लिख लिया। और आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही ये 1 ओम और ये 40 ओम, ये दोनों सीरीज में है और दोनों में करंट कितना है I3, तो हमने सीरीज की वजह से इसको 41 इंटू I3 ऐसे लिख लिया। ये लूप हो गया कंप्लीट, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया ना सिग्मा V इज इक्वल टू 0, हमने ये अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से हम और इक्वेशंस बना के, लीनियर इक्वेशंस बनती हैं, इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके करंट की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों ये आपको किर्चॉफ रूल समझ में आ गए होंगे दोनों। अब देखते हैं हम लास्ट व्हीटस्टोन ब्रिज। बच्चों अब लास्ट है कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पर आप बच्चों फिगर में व्हीटस्टोन ब्रिज देख रहे हैं ये। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं इस तरीके से, जैसे R1, R2, R3, R4। फिफ्थ रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ होता है कि अगर हम इसको A, B, C, D नाम दें तो B, D के थ्रू फिफ्थ रेजिस्टेंस लगा होता है। तो जिस टाइम पर ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो B का पोटेंशियल D के पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है और इस आर्म में करंट 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ये कंडीशन कैसे ऑब्टेन की जाती है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में। ये कंडीशन ऑब्टेन करनी है हमें बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। जब ये ब्रिज बैलेंस होता है तो उस कंडीशन में IG इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि VB इज इक्वल टू VD हो गया। और इस केस में बच्चों करंट जो है R1 के थ्रू वही R3 के थ्रू फ्लो होगा। मीन्स अगर यहाँ पर हमने करंट I1 लिखा है और यहाँ पर करंट हमने I3 लिखा है, इधर हमने ये I2 लिखा है और यहाँ पे हमने ये I4 लिखा है, तो इस केस में क्या होता है कि I1 इक्वल हो जाता है I3 के और I2 इक्वल हो जाता है I4 के। आप समझ रहे हैं ना कि I तो 0 हो गया, मतलब यहाँ BD जो है वो हट गई साइड पूरी, ऐसे जैसे है ही नहीं। तो I1 करंट ही I3 के इक्वल हो जाएगा, I2 R4 के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम इसमें लूप वाइज देख लेते हैं कि जैसे इसको हमने लूप 1 माना और इसको लूप 2 माना। तो इन लूप 1 में इक्वेशन हम बनाएंगे ऐसी किर्चॉफ रूल से, तो ये आ जाती है बच्चों I1 R1, ये माइनस में आएगा क्योंकि हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसे A से B की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव पोटेंशियल, तो माइनस I1 R1। अब यहाँ B से D की तरफ तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि IG 0 है, तो दूसरी साइड आते हैं अब D से A, तो एरो उल्टा पड़ जाता है, इसलिए यहाँ प्लस साइन आ जाएगा। अब एरो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये I2 R2। अब इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे हम ऐसे लिख के कि I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, इक्वेशन 1। सिमिलरली बच्चों दूसरे लूप में इक्वेशन क्या आ जाएगी, इन लूप 2 में I3 R3 इज इक्वल टू I4 R4, ये इक्वेशन नंबर 2। I1 I3 के इक्वल है, I2 I4 के इक्वल है, तो मीन्स 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, I3 की जगह क्या रख दें I1, तो I1 R3 और I4 को क्या रख दें I2 R4, ये इक्वेशन 3 बन गई। 1 और 3 को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 1 और 3 को डिवाइड करते ही बच्चों I1 से I1 कट जाएगा, तो हमको यही कंडीशन मिल जाएगी, ये वाली डिवाइड करने पे। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 3, इन्हें डिवाइड करेंगे I1 से I1 कैंसिल, R1 अपॉन R3 आ जाएगा, और दूसरी साइड I2 से I2 कैंसिल, R2 अपॉन R4 ये आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन कर ली जाती है, और ये डेरिवेशन जनरली पूछ भी लिया जाता है, इजी भी है। तो इस तरह से बच्चों हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करें, और कोई भी आपके डाउट्स हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कुछ और इसमें ऐड करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।